ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में विभिन्न स्थानों से, विभिन्न प्रांतों से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले हमारे सभी साथियों, आइए आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करें। आप सभी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें। आपके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, सब जगह इसको निस्वार्थ भाव से ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उनको भी स्वाध्याय करने की आदत पड़े, स्वाध्याय उनके स्वभाव में हो और श्रेष्ठ पुस्तकों के सानिध्य में रह कर के उनका जीवन श्रेष्ठ बन सके। आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। प्रकृति प्रेरणाओं का अनुगमन। जब पृथ्वी के अन्य जीव जंतुओं से हम मनुष्यों की तुलना करते हैं तो स्पष्ट जान पड़ता है कि ज्ञान विज्ञान का अहंकार रखने वाला मनुष्य अभी अपने सामाजिक संगठन और व्यवहार में उस स्तर तक भी नहीं पहुंचा है जहां तक कि कितने ही छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े लाखों वर्षों पहले पहुंच चुके हैं। चींटियों, मधुमक्खियों, दीमकों, बर्रों का आंतरिक संगठन, अनुशासन, प्रियता और नागरिकता की भावना मनुष्यों की अपेक्षा बहुत उच्च कोटि की होती है और उसी के आधार पर वे इतने लंबे काल से अपनी रक्षा करते हैं। अभी तक प्राणी शास्त्र की खोजों से जहाँ तक जाना जा सका है, मनुष्य की उत्पत्ति को 10 लाख वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ। जैसी स्थिति में आजकल घोर जंगली मनुष्य रहते हैं, उसको प्राप्त किए हुए तो 1-2 लाख वर्ष का समय ही गुजरा होगा। इसके विपरीत चींटी और मधुमक्खी आदि के विषय में बहुत जांच पड़ताल करके जगत प्रसिद्ध वैज्ञानिक जूलियस हक्सले और व्हीलर आदि ने यह निर्णय किया है कि उनका विकास 25 लाख वर्ष पूर्व हो चुका था और तब से उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इनके संगठन का वर्णन करते हुए एक विद्वान डॉक्टर स्टॉकर्ड हेथम ने लिखा है, समस्त सामाजिक कीड़ों में चींटियां सबसे अधिक सफल और कदाचित सबसे ज़्यादा विचित्र हैं। उनकी समस्त जातियों की संख्या लगभग 3000 है। कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनके बिलों में रहने वाले कुल जीवों की संख्या 100 के आसपास ही होती है और किसी किसी जाति के बिल में 5 लाख तक प्राणी रहते हैं। अंडा देने वाली थोड़ी सी रानियों को छोड़कर सभी कोई चींटी बहुत बड़ी नहीं होती। सबसे बड़ी नपुंसक चींटी की तौल भी कभी 1 ग्राम 30 रत्ती से अधिक नहीं होती। दूसरे शब्दों में, एक मामूली आदमी के वजन के बराबर होने के लिए 1 लाख से अधिक चींटियां तराजू के पल्ले में चढ़ानी पड़ेंगी। यह तो सबसे बड़ी चींटी की बात हुई, जिनको आहार ढोने और शत्रुओं से युद्ध करने के लिए अपने शरीर को विशेष रूप से बड़ा और मजबूत बनाना पड़ता है। छोटी चींटियां तो इससे बहुत हल्की होती हैं। इन चींटियों में जो अनेक रहस्यमय पूर्ण प्रवृत्तियां देखने में आती हैं, उनमें सर्वाधिक महत्व की बात उनकी भोजन व्यवस्था है। भोजन इकट्ठा करने का काम प्रायः श्रमिक चींटियां करती हैं, पर प्रत्येक समुदाय में अथवा एक बस्ती में रहने वाली समस्त चींटियों का पेट एक ही माना जाता है। इसलिए श्रमिक चींटियां जितनी आहार सामग्री पाती हैं, उसे अपने गले के नीचे के थैले पर भर लेती हैं। उसमें से वे अपने हिस्से का थोड़ा सा अंश अपनी पाक स्थली में पहुंचा देती हैं और शेष में से एक एक बूंद अन्य सबको बांट देती हैं। इसकी जांच करने के लिए वैज्ञानिकों ने आहार ढूंढने वाली चींटियों के मार्ग में चीनी का गाढ़ा शरबत रखा और उसमें कोई रासायनिक नीले रंग का पदार्थ मिला दिया। श्रमजीवी चींटियों ने शरबत को खा लिया और बिल में जाकर पहुंचकर उसके समस्त निवासियों, बच्चों तक को वही खाया हुआ शरबत बांट दिया। फल ये हुआ कि बस्ती में रहने वाले समस्त प्राणियों के पेट में से थोड़ी नीलिमा झलकने लगी। इस प्रकार समस्त समुदाय का पेट पालन हो जाता है। यदि मनुष्य जाति ने इस सिद्धांत को समझकर व्यवहार रूप से पालन करना आरंभ कर दिया होता तो आज कहीं भी इतने चोर, डाकू, उठाईगिरी, ठग, लुटेरे आदि नहीं मिलते। यह तो स्पष्ट ही है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा अपनी भूख प्यास की पूर्ति करने की समस्या तो उसे सुलझानी ही पड़ेगी।
यदि उसका पेट सीधी तरह नहीं भरेगा तो उसे असद आचरण का आश्रय लेना ही पड़ेगा। समाज के भले बुरे का ख्याल छोड़कर जैसे बनेगा वैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करेगा। इससे समाज का और उसका दोनों का ही अकल्याण होगा। समाज के सब सज्जन, परिश्रमी और साधन संपन्न लोगों को शंकाकुल रहना पड़ेगा और उन कुमार्गगामी अपराधियों को सदैव शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करना पड़ेगा। समाज उनको चाहे बाहर रखकर खिलाए और चाहे जेल में रखकर, बिना खाए तो वे कभी रहेंगे नहीं। इसलिए यदि मनुष्य चींटी और मधुमक्खियों के समतुल्य भी समझदारी से काम लेता तो आज उसकी अवस्था कहीं अधिक सुरक्षित होती। चींटी की कुछ इंद्रियजन्य शक्तियां भी मनुष्य से कहीं उच्च कोटि की होती हैं। वे अपने मुख के सामने के बालों से स्पर्श और घृणा का काम लेती हैं। हमको जो गंध आती है उसके द्वारा किसी वस्तु के रूप का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता, पर चींटियां गंध से पदार्थ के रूप को भी समझ लेती हैं। जब चींटियों की विभिन्न बस्तियों के बीच लड़ाई हो जाती है तो भी वे गंध के सहारे मित्र और शत्रु की पहचान कर लेती हैं। अन्यथा न तो उनकी वेशभूषा भिन्न प्रकार की होती है और न वे अपने दल का कोई विशेष रणघोष ही करती हैं। इसलिए यही मालूम पड़ता है कि इस मसले को वे अपने मुंह के बालों द्वारा स्पर्श करके ही हल करती हैं। वे जिस रास्ते पर होकर एक बार निकल जाती हैं उसे अपने पैरों की गंध के द्वारा ही फिर पहचान लेती हैं और इसी उपाय से दूर तक इधर उधर घूमकर फिर अपने घर वापस आ सकती हैं। कई प्रकार की चींटियों में समझ के भी कुछ लक्षण दिख पड़ते हैं। ड्राइवर श्रेणी की चींटी रास्ते में कोई छोटा नाला नाली आ जाने पर उस पर पुल बांधकर शेष समस्त दल को पार पहुंचा देती है। वह इस प्रकार के प्रत्येक श्रमिक चींटी एक छोटा तिनका मुंह में पकड़ लेती है और तब वे एक दूसरे के तिनके को पकड़ती हुई नाले के आर पार एक जीवित लड़ीबंद पुल बना देती हैं। बेट नामक वैज्ञानिक ने अपने निरीक्षण के आधार पर लिखा है कि दक्षिण अमेरिका के एक नगर में चींटियों ने ट्राम की पटरी को पार करने के लिए ऐसा ही पुल बनाया था, पर जब उनमें से बहुत सी ट्राम से कुचल गई तो उन्होंने बजाय पुल बनाने के पटरी के नीचे से खोदकर सुरंग बनाई। जब श्री बेट ने इन सुरंगों को बंद कर दिया तो उन्होंने पटरी के पार जाना बंद कर दिया और नई सुरंगें खोदकर ही उस पार गईं। उसी प्रकार एक वृक्ष पर चींटियों का चढ़ना रोकने के लिए उसमें तने के चारों तरफ 2-4 इंच चौड़ा चिपकाने वाला लासा लगा दिया गया। चींटियों ने इधर उधर से मिट्टी पत्थर के छोटे कण लाकर लासे पर डालकर उसे पाट दिया और उस पार पहुंच गईं। चींटियों की स्वच्छता भावना भी बहुत ऊंचे दर्जे की होती है। वे अपने शरीर की बहुत अधिक सफाई करती हैं। श्री मैक कुक ने चींटियों के एक जोड़े का निरीक्षण करके बतलाया कि उनमें से एक तो पृथ्वी पर लेट गई और दूसरे ने उसे चाट कर साफ करना आरंभ किया। पहले उसने चेहरे को साफ किया, फिर छाती को खूब चाटा। इसी प्रकार कूल्हा, उदर और टांगों को भी चाट कर पूरी तरह साफ किया। इस तमाम समय में सफाई कराने वाली चींटी ऐसी शांति और संतोष के साथ पड़ी रही जिससे विदित होता था कि वह अपने साथी के काम के बहुत संतुष्ट और प्रसन्न है। चींटियां अपने भरण पोषण के लिए अनेक प्रकार के विधियों से काम लिया करती हैं। दक्षिण अमेरिका की अटूटा जाति की चींटी पेड़ों से पत्तियां तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करती हैं और फिर उनको अपने बिल के भीतर क्यारियों में फैला देती हैं। कुछ ही समय से उनसे कुकुरमुत्ता के तुल्य वनस्पति पैदा हो जाती है। बिल के भीतर रहने वाली सभी चींटियां मुख्य रूप से इन्हीं को खाकर गुजारा करती हैं। इनको बागवान चींटियां कहा जाता है। दूसरी फसल जमा करने वाली चींटियां होती हैं जो अपने बिलों में खेती से अनाज या घास आदि के बीज इकट्ठा करती हैं। ये अक्सर शुष्क अथवा मरुभूमि के प्रदेशों में रहती हैं। इन प्रदेशों में अक्सर बहुत समय सूखा पड़ जाता है और खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता है। इसलिए ये चींटियां अपने बिलों के भीतर अधिक से अधिक तरह तरह के बीज जमा कर लेती हैं और अभाव के दिनों में उन्हीं को खाकर गुजर करती हैं। हमारे देश में पुराने समय में अकाल के दिनों में अनेक बार लोगों ने इन चींटियों के बिलों में खोदकर 1-1, 2-2 मन अनाज निकाला था। लेसियंस नाम की अमेरिका की चींटी एक अन्य छोटे कीड़ों को पालती है और उन्हें अनाज तथा पौधों की जड़ों के पास ले जाकर छोड़ देती है। जब वे रस को चूस लेते हैं, कुछ समय बाद चींटी उस कीड़े को अपने बालों से थपथपाती है जिससे वे रस को उगल देते हैं और चींटियां उसे चाट लेती हैं।
इस प्रकार के इन जीवों से वही काम लेती है जैसे मनुष्य गायों और भैंसों को पालकर उनका दूध दूह कर लेते हैं। इस प्रकार चींटियां, मधुमक्खियां और दीमक आदि जीव बहुत छोटे और नगण्य जान पड़ते हैं, फिर भी सामूहिक शक्ति का इतना अधिक विकास कर चुके हैं कि बड़े बड़े जीव भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। वरन जैसा मशहूर है सांप और हाथी जैसा जोरदार जीवों को भी अपनी सामूहिकता के बल पर भगा देते हैं या मार देते हैं। वे सदा अपने सामुदायिक नियमों का भी पूरी तरह पालन करते हैं और फल स्वरूप किसी को भूखा नंगा नहीं रहना पड़ता। यदि मनुष्य उन जीवों से इस विषय में प्रेरणा ले सका होता तो आज उसकी बहुत सी समस्याएं हल हो गई होती। वास्तव में चींटियों से कितनी प्रेरणा मिल सकती है, ये हम इस अध्याय में साथियों अनुभव कर सकते हैं। जो गुण यहाँ चींटियों के विषय में दर्शाया गया है, यदि वास्तव में ऐसा संगठन और ऐसा परिश्रम और ऐसी योजना ये मनुष्य के भीतर आ जाए तो निस्संदेह समस्त समस्याओं का समाधान अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चींटियों का जीवन व्यापार। सुप्रसिद्ध जीवशास्त्री बेट एक बार चींटियों के सामाजिक जीवन का अध्ययन कर रहे थे। एकाएक मस्तिष्क में एक कौतूहल जागृत हुआ, यदि इन चींटियों को मकान छोड़ने को विवश किया जाए तब ये क्या करेंगी। बेट चींटियों की बुद्धि की गहराई और उसकी सूक्ष्मता की माप करना चाहते थे। अतएव चींटियों के एक बिल के पास ऐसा वातावरण उपस्थित किया जिससे चींटियां आतंकित हो जाएं। पास की जमीन थपथपाना, पानी छिड़कना, विचित्र शोर करना आदि। चींटियों ने उसी तरह परिस्थिति को गंभीर माना जिस तरह अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, समुद्री उफान जैसे प्राकृतिक कौतुक मनुष्य को डराने, धमकाने और ठीक ठिकाने लाने के लिए बड़ी शक्तियां करती हैं और मनुष्य उनसे डरता है। जिस स्थान पर बिल था, आधा फुट पास ही वहां एक छोटी सी ढाल थी। सर्वेयर चींटियां चटपट बाहर निकलीं और उस क्षेत्र में घूमकर तय किया कि ढलान के नीचे का स्थान सुरक्षित है। उनके लौटकर भीतर बिल में जाते ही मजदूर गण सामान लेकर भीतर से निकलने लगे। बाहर आकर चींटियों ने दो दल बनाए। एक दल अपनी महारानी को लेकर नीचे उतर गया और खोजे हुए नए स्थान पर पहुंचकर बिल के बाहर पंक्तिबद्ध खड़ा हो गया, मानो वे सब किसी विशेष काम की तैयारी करने वाले हों। सामान ज्यादा हो और दूर की यात्रा हो तो मनुष्य बैलगाड़ी, रेल, मोटर और हवाई जहाज का सहारा लेता है। माना कि चींटियों के पास इस तरह के वाहन नहीं हों। यह भी संभव है कि वे आदिम युग के पुरुषों की तरह समझदार हों और यांत्रिक जीवन की अपेक्षा प्राकृतिक जीवन बेहतर मानती हों। अतएव उन्होंने वाहन न रचे हों, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें परिस्थितियों के विश्लेषण और तदनुरूप क्रिया की क्षमता होती है। चींटियों का जो दूसरा दल ऊपर था, समय और बोझ से बचने के लिए ऊपर से सामान लुढ़काना आरंभ किया। नीचे वाली चींटियां उसे संभालती जा रही थीं और बिल के अंदर पहुंच रही थीं। ऐसा लगता था जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से अन्न के बोरे गिराए जा रहे हों। यह घटना यह बताती है कि बौद्धिक दृष्टि से नन्ही सी चींटी मनुष्य से कम नहीं। नन्हे नन्हे जीवों में सूक्ष्म ज्ञान की वह क्षमता जहाँ यह बताती है कि आत्म तत्व वह चाहे कितना ही लघु और चाहे कितना ही विराट क्यों न हो, आत्मिक गुणों की दृष्टि से एक ही है, फिर मनुष्य को अपने आप को संसार के सबसे बुद्धिमान होने का अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य जाति जैसे आचार, विचार और रहन सहन छोटी छोटी पिपीलिकाओं में देखकर स्वभावतः आश्चर्य होता है। जीव जंतुओं की हिमेनोटेरा शाखा में, जिसमें बर्र, ततैया और मक्खियां भी पाई जाती हैं, उनमें चींटी सबसे ज्यादा समझदार है। संगठन, सूझबूझ, विचार शक्ति और अंतः प्रेरणा के साथ साथ कर्तव्य पालन की मर्यादा, परस्पर हित अहित का ध्यान जितना यह चींटियां रखती हैं, उतना ही मनुष्य भी रखता होता तो वह दुनिया का सबसे अधिक सुखी प्राणी होता। माना कि चींटियों को भगवान ने वाक नहीं दिया, तथापि उनके सिर में पाए जाने वाले ज्ञान तंतु इतने सजग होते हैं कि एक दूसरे के सिर का स्पर्श करते ही उसके विचार वे आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। परावाणी का ज्ञान भारतीयों ने संभवतः चींटियों से ही प्राप्त किया और ऐसी योग साधनाएं विकसित कर डाली जो मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को इतना सजग कर देती हैं कि किसी के भी मन की अंतःकरण की भाव लहरियों को आकाश के माध्यम से ही पकड़ा जा सके, भले ही कोई मुंह से कुछ बताए या नहीं। यह तो है कि स्वार्थ और अहंकार वश यह चींटियां भी लूट मार करती हैं,
पड़ोसी चींटियों की कॉलोनियों पर आक्रमण करके सामान छीन ले जाती हैं, पर उसमें भी उनका अनुशासन और नैतिकता मनुष्यों से बढ़कर होती है। जीवशास्त्री डॉक्टर डगलस ने अफ्रीका के जंगलों में हुई चींटियों के युद्ध का बड़ा रोचक वर्णन किया है और लिखा है कि महायुद्ध जैसा यह हमला चींटियों के 2 दलों में 17 दिन तक चला। प्रतिदिन प्रातःकाल से आक्रमण प्रारंभ होता और सायंकाल को जाकर युद्ध विराम होता। जिस तरह मनुष्यों के युद्ध में संचार, निर्माण, सप्लाई, एम्यूनिशन आदि अलग अलग विभाग काम करते हैं, उसी प्रकार चींटियों के दोनों दलों में रसद पहुंचाने वाले अलग, निर्माण कार्य वाले अलग, संदेश लाने वाले, ले जाने वाले अलग विभाग काम कर रहे थे। लड़ने वाली चींटियां सेंग्विन कहलाती हैं और तो और रात में उनका जासूसी विभाग भी सक्रिय रहता है। अनेक दुश्मन चींटियां बंदी बनाई जाती और उनके साथ ठीक कैदियों जैसा व्यवहार होता। लूट में एक दूसरे का माल मिलता, वह जमा किया जाता। जब तक एक दल की चींटियां और उनकी रानी मार नहीं डाली गई, तब तक युद्ध विराम चलता रहा और फिर जीते पक्ष चींटियों का विजयोल्लास देखते ही बनता था। खूब शराब पी गई, दुम हिला हिला कर चींटियां नाची कूदी। यह उत्सव कई दिन तक चलता रहा। विजित चींटियां जो बची दास बनकर रखी गईं और उन्हें मजदूरी का काम सौंपा गया। ऊपर शराब शब्द का प्रयोग किया गया है, सो यूं ही व्यर्थ में नहीं। मनुष्य जाति अपने मद्यपान की बुराई को संभव है यूं समझ न पाती हो कि उसकी बुद्धि अपने दोष का दोष नहीं विशेषण मानती है। संभवतः इसीलिए आज शराब सभ्यता का प्रतीक माने जाने लगी है। किंतु उससे होने वाली बीमारियां, जातीय समर्थता का विनाश, आर्थिक अपव्यय, बौद्धिक क्षमता का नाश और फिर वंशानुगत कुसंस्कारों की जड़ें आदि ऐसी भयंकर हानियां हैं जिन पर लोग गौर नहीं करते। चींटियां भी कई बार ऐसी बेवकूफ़ी करती हैं, उनका मूल्य कितना भयंकर चुकाना पड़ता है वह कभी मनुष्य को पता चले तो एक बार तो वह भी शराब पीने से डरे बिना नहीं रहेगा। चींटियों के लिए शराब की ठेकेदारी एक प्रकार का भुनगा करता है। इसके शरीर में सुनहरे बालों के गुच्छे होते हैं, उनमें से एक विशेष प्रकार का खुशबूदार द्रव्य निकालता है। भुनगा पहले तो एक विशेष प्रकार की मनमोहक संगीत ध्वनि करता है। कर्णेंद्रिय की तृष्णा चींटियों को उधर खींच ले जाती है। झुंड की झुंड चींटियां उसके पीछे चल देती हैं। भुनगा बीन बजाता आगे बढ़ता है, सम्मोहित चींटियां पीछे पीछे। अब भुनगा अपने शरीर से वह मादक पदार्थ निकालता है जिसे अपनी प्यारी शराब मानकर चींटियां पीने लगती हैं और पी पी कर झूमने लगती हैं। सिर पर सवार शैतान उचित अनुचित सोचने नहीं देता, उसी प्रकार चींटियां भी होश हवास खोकर पीती हैं और इतना अधिक पी लेती हैं कि बेहोश तक हो जाती हैं। अब भुनगा उसको इस प्रकार शिकार बनाता है जैसे बीमारियां शराब मनुष्य के शरीर को। इस दृष्टि से मनुष्य भी चींटियों जैसा मूर्ख प्राणी कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति नहीं। चींटियों में तो ऐसा भी होता है। उनकी समझदार रानी शराबी चींटियों को उस शरारती भुनगे के इंद्रजाल में न फंसने की चेतावनी देती रहती हैं। पर मनुष्य समाज में ऐसे समझदार और सेवाभावी लोग कहाँ जो मनुष्य को इस बुरी लत से बचा लें। कई भुनगे शिकारी नहीं होते, वे चींटियों को ऐसे ही शराब पिलाते रहते हैं, पर उससे भी चींटियों में उच्छृंखलता, कर्तव्य विमुखता, क्रूरता ऐसी ही पैदा होती है जैसे किसी भी शराबी मनुष्य में किसी ऐसी शराबी चींटियां तक जब अपने दल में बुरी मानी जाती हैं, तो शराबी मनुष्य को यदि बुरा कहा जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। मनुष्यों की दुनिया बड़ी विचित्र है, चींटियों की भी उससे कम नहीं। मनुष्य के हर काम में समझदारी दिखाई देती है, किंतु ध्यान से देखा जाए तो चींटियों का रहन सहन उनसे भी अधिक समझदारी का दिखेगा। यह विधिवत घर बनाकर रहती हैं। स्थापत्य कला में चींटियां मनुष्य से थोड़ा ही पीछे हैं। पानी निकालने और वर्षा के दिनों में बिल के अंदर पानी से सुरक्षित रहने के लिए ये बढ़िया घर बनाती हैं। मनुष्य को पशुपालन कुशलता पर गर्व हो सकता है, पर चींटियों में और मनुष्यों में इस दृष्टि से ज़्यादा अंतर नहीं है। दूध हनीड्यू देने वाली चींटियां गायों की तरह सफ़ेद होती हैं। उनकी सुरक्षा और विकास के लिए चींटियां विशेष व्यवस्था रखती हैं। उन पर संतरी तैनात होते हैं जो बिल्कुल चरवाहों जैसा काम करते हैं। कृषक चींटियां खेती करती हैं, भंगी सफाई, सिपाही रक्षा और चौकीदारी का काम करते हैं। तो शिल्पकार चींटियां घर बनाने का इतना होने पर भी वह एक कुटुंब के सदस्यों की भांति ऊंच नीच और छूत अछूत का भेदभाव किए बिना संगठित जीवन यापन करती हैं। आलसी अकर्मण्य तो अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, सो चींटियों के यहाँ भी आलसी नर अधिकांश मार ही डाले जाते हैं। मनुष्य समाज में ऐसे लोग अपनी अभावजन्य स्थिति के कारण नष्ट होते हैं। चींटियां ही नहीं,
किसी भी पशु पक्षी के जीवन व्यापार को एक साथ रखकर उससे मनुष्य जीवन की तुलना करते हैं तो लगता है कि प्रत्येक प्राणी के शरीरों में आकार प्रकार का अंतर होने पर भी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं एक ही तत्व के गुण प्रतीत होते हैं। शास्त्रकार का कथन है कि जीव मात्र विराट आत्मा के अलग अलग टुकड़े नहीं, प्रत्युत एक ही सूर्य की अनेक किरणें हैं। यदि मनुष्येतर दुनिया का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि आत्म चेतना ही नहीं, जो कहीं तो विराट सूर्य के रूप में अपनी सृष्टि के साथ क्रीड़ा करती है, वही कहीं मनुष्य बन जाती है तो कहीं चींटी और दीमक। प्राणी जगत में विद्यमान मर्यादा परायणता, प्रकृति प्रेरणाओं के प्रति आस्था निष्ठा देखकर सहज ही यह विश्वास हो जाना चाहिए कि इस दृष्टि में सभी जीव जंतु एक निश्चित नियम मर्यादा के अनुसार आचरण करते और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कारण उन्हें सुखी, शांत तथा अनुद्विग्न भी देखा जा सकता है। सुख शांति और अनुद्विग्न जीवन व्यतीत करने का एकमात्र यही राजमार्ग है कि जीवन की मर्यादाओं, नैतिक नियमों और आदर्शों के अनुरूप किया जाए। इन्हीं नियमों मर्यादाओं को धार्मिकता, आस्तिकता कहा गया है। ईश्वरीय विधान का, नीति नियमों का ही नाम ईश्वरीय निर्देश है। उसे सुनकर समझकर अपने जीवन और आचरण में उतारने से ही ईश्वर के अस्तित्व से, उसके संपर्क सानिध्य का लाभ उठाया जा सकता है, उठाया जाना चाहिए। इस प्रकार साथियों ये पुस्तक पूरी हुई और बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक पंक्ति में इस बात का प्रमाण मिला ही कि योनि कोई भी हो, जीव कोई भी हो, सब में परमात्मा की वही चेतन शक्ति हिलोरें ले रही है। जो मनुष्य तमाम प्रशिक्षण, तमाम गुरुओं के सानिध्य में रहकर के ज्ञान प्राप्त करता है, वो अन्य जीव प्रकृति के अनुसरण अनुगमन करने मात्र से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर निश्चित रूप से जो चेतना मनुष्य के भीतर हिलोरें ले रही है, वही चेतना उन जीवों के भीतर भी हिलोरें लेती है। और ऐसी स्थिति में ये प्रमाणित ही होता है कि वही ईश्वरीय सत्ता सबको चला रही है, सबको प्रेरित कर रही है, सबको ऊर्जा प्रदान कर रही है और सबके साथ क्रीड़ा कल्लोल कर रही है। तो इस प्रकार ये पुस्तक आज संपन्न हुई। कल से हम लोग जो है दूसरी पुस्तक प्रारंभ करेंगे और अब ये पुस्तक हम लोगों की पूर्ण हुई मानी जानी चाहिए। आज के सत्र को विराम दें गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को प्रणाम, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, दूसरों को भी प्रेरित करें जुड़ने के लिए। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।